तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डूजुन चाइन से कहता है कि मेरे साथ था और उसे अपने साथ लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है। तो उनके अपनी फैसिलिटी में जहाँ पर वो पब्लिक ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर उनके पास एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होता है। तो वो उसे अपने साथ लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है और उसे कहता है कि ये स्पेस हम लोग अपने ऑफिस के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए छोड़ते हैं, वो जहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। वहाँ डूजुन उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर पहली बार यहाँ, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई हंटर नहीं था जिसे ट्रेनिंग की जरूरत हो। डूजुन उसे कहता है कि यहाँ पर जितने मटेरियल इस्तेमाल हुए वो सारे के सारे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड किए गए हैं, इसी वजह से ये सारे मटेरियल्स बेस्ट क्वालिटी के हैं। तुम यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती हो, यहाँ पर किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। हमारा डूजुन से कहता है कि चलो जल्दी से अब मुझे ये बताओ कि तुम माना की पावर को यूज क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर माना के ऊपर काम करने वाले हैं। डूजुन कहता है क्या तुमने कभी बॉडी स्ट्रेंथनिंग के बारे में सुना है? तो वो उसे कहती है मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया हुआ है, मैं माना की पावर को यूज इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं माना को गैदर ही नहीं कर सकती, मेरी बॉडी के अंदर जरा सा भी माना नहीं है। ऐसे भी एक और मेथड है जिससे हम लोग माना को बाहर से अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं कि आपको एक खास लेवल पर होना चाहिए, इसी वजह से वो भी मेरे पर अप्लाई नहीं हो सकता। डूजुन से कहता है अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि तुम और क्या कर सकती हो। तो अपने पास से नोट्स निकालती है और कहती है कि वैसे मैंने तलवारबाजी के ऊपर नोट्स लिखे हुए हैं, ये वो सारे नोट्स हैं जो मैंने आसपास से सीख कर लिखे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे परफॉर्म करूं। मैं तलवारबाजी में नहीं आगे बढ़ पा रही, जिसकी वजह से मेरा लेवल आगे नहीं बढ़ पा रहा और मैं माना को गैदर नहीं कर पा रही। डूजुन उसके पास उसके नोट्स को लेता है, उसको ओपन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे नोट्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुमने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर काफी कुछ लिखा होता है जो कि उसने अपने नोट्स आसपास के लोगों को नोटिस करने के बाद लिखे होते हैं। टाइन उसे कहती है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे मैंने इसके पीछे वाली साइड के ऊपर तलवारबाजी के कुछ स्किल्स भी बनाए हुए हैं, वो स्पेशल स्किल्स हैं, वो जो है वो स्पेशल स्किल्स स्कॉलर स्वर्ड्समैन के बारे में है। क्या तुम्हें स्कॉलर स्वर्ड्समैन के बारे में पता है? तुम्हारा डूजुन जो होता है उसकी बैक साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर स्टिकमैन की तरह के बने हुए कुछ स्टाइल्स होते हैं, ये मूव्स होते हैं जो तलवारबाजी के होते हैं। डूजुन उसे कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग तो काफी ज्यादा अच्छी है, वो कहती है नहीं इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो डूजुन उसे कहता है ये वाले जो स्पेशल मूव्स हैं ये तो स्कॉलर्स के मूव हैं, जबकि चाइन उसे कहती है लेकिन ये स्कॉलर के नहीं, मैंने तो 3 एंटिटी के हिसाब से इसको बनाया था। तुम्हारा चाइन डूजुन उसे कहता है नहीं ये 3 एंटिटीज नहीं है बल्कि ये स्कॉलर्स के मूव हैं, इनको देखकर तुम्हें बता सकता हूँ। फिर साथ ही यहाँ पर मैं स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप के बारे में बताया जाता है कि ये कहाँ से अराइज हुई थी। कहा जाता है कि एक बंदा जिसका नाम जिन सो वून था, वो एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड सेन था, वो अचानक कहीं से जमीन के ऊपर अपीयर हुआ था। उस वक्त तुम्हारी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज था, उसने उस तलवारबाज को बड़ी आसानी से हरा दिया और उस तलवारबाज को हराने के बाद वो अचानक से गायब हो गया। बस इतनी सी उसकी स्टोरी है। और उसके बाद ये स्कॉलर स्वर्ड्समैन की जो वाली स्पेशल टेक्निक है, टेक्निक वो अपने हारे हुए बंदे को देगा जिसको उसने हराया था, उसको वो स्पेशल टेक्निक देकर चला गया और तब से लेकर अभी तक स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप इसी तरह चलती आ रही है और ये दुनिया की सबसे पावरफुल तलवारबाजी की टेक्निक बन चुकी है। तुम्हारा डूजुन से सारी कहानी सुनाने के बाद चाइन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मिस चाइन तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा इस वक्त लकी कोई भी नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद चाइन भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि हमारे डूजुन के पास जो स्पेशल तलवारबाजी की टेक्निक्स होती हैं, वर्ल्ड में जो वो टेक्निक्स यूज करता था वो स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप वाली ही थी। तो इसी वजह से वो उसे कह रहा होता है कि तुम एक लकी इंसान हो। तो इसी के साथ उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तुम्हारा डूजुन उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर कराने वाला है। तब यहीं पर दिखाते हैं, यहीं पर बॉस का सीन दिखाते हैं कि वो 6 बजने का इंतजार कर रहा होता है। तो उसने घड़ी के ऊपर नजर रखी होती है, जैसी वहाँ पर 6 बजती है इसी के साथ ही जैसी 6 बजती है इसी के साथ ही चाइन भागती वहाँ से निकलती है, डूजुन भी उठकर चला जाता है, डूजुन भी उठकर बाहर चला जाता है, चाइन भी चली जाती है। वो दोनों एक साथ वहाँ से जाते हैं। तो बॉस कहता है मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्या तुमने देखा? रोजाना पूरे 6 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, दोनों एक साथ निकलते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग कुछ और कर रहे हैं? तो उसके उसे कहता है बॉस ये दोनों ट्रेनिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ये लड़की यानी चाइन ये हमारे डूजुन को पसंद करती है। तो ये बात सुनने के बाद बॉस उसे कहता है क्या तुमने भी नोटिस किया? तो उसको उसे कहता है हाँ बॉस मैंने नोटिस किया, लेकिन अगर यहाँ पर मैं नोटिस नहीं करता तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ होता। डूजुन ने इस बात को नोटिस किया या नहीं? नेक्स्ट सीन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर चाइन अपनी तलवार के साथ तलवारबाजी कर रही होती है, वो वहाँ पर स्पेशल मूव्स को प्रैक्टिस कर रही होती है। इन स्पेशल मूव को जो कि स्कॉलरमैनशिप के हैं, स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप के हैं, और बहुत सारे मूव्स को प्रैक्टिस करती है जैसे कि उसने अपनी किताब के ऊपर बनाए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही। देर तक वहाँ पर स्पेशल मूव्स को ट्राई करने के बाद वहाँ पर अपने हाथों की तरफ देखते, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर माना की पावर जा रही है। वो माना की पावर को एब्जॉर्ब करना सीख रही होती है और कहती है मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर माना जा रहा है और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसके साथ ही वो अपनी विंडो को ओपन करती है और अपने स्टैट्स को देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसके पास माना की पावर इस वक्त लेवल 10 तक पहुंच चुकी है। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो गया, मेरे पास लेवल 10 तक माना की पावर कहाँ से आ गई? उसने स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप के तीसरे लेवल को भी हासिल कर लिया जो कि वो हासिल करना चाहती थी, ताकि वो
फिजिकली माना को बाहर से इंजेक्ट कर सके। डूजन उसे कहता है कि तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता, और तुमने एक हफ्ते में बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर लिया। अब बारी है तुम्हारे टेस्ट की, क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। उसे कहती है मैनेजर मैं वाकई में बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम मिले हो। तुम्हारा मैनेजर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, बस तुम्हें इसी तरह मेहनत करती रहनी है क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है। तो उसके बाद हम लोग हायर लेवल की डंजन्स में जाएंगे। टाइन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने के बाद हम लोग जरूर जाएंगे। फिर साथ ही वहीं पर रुक जाती है बात करते करते और उसे कहती है टाइन उसे कहती है कि मैनेजर मुझे लगाया था कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो, ये बात अब वाकई में सच हो गई है। तुम्हारे पास इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे आ गई और तुमने मुझे ये कैसे सिखा दी, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो, इसी वजह से ये हो सकता है। डूजन वहाँ पर एक लंबी सांस लेता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि कल तुम्हें हंटर ब्यूरो के सामने मिलूंगा, मैं पहले घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। नेक्स्ट सीन में हंटर्स ब्यूरो का दिखाया जाता है। हंटर्स ब्यूरो जहाँ पर इनकी वैल्यूएशन होने वाली है, तो ये सभी वहाँ पर आए होते हैं। हमारा डूजन भी चाइन के साथ वहाँ पर पहुंचता है, वहाँ पर पहले से बहुत सारे हंटर्स मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर अपनी हंटर्स वैल्यूएशन के लिए आए होते हैं। डूजन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, तो वो कहती है नहीं पहली बार तो नहीं आई, जब हमने एकेडमी को पास किया था उस वक्त भी हम लोग एक बार यहाँ पर आए थे अपनी हंटर्स रैंकिंग लेने के लिए। डूजन उसे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी सारा अच्छा रैंक मिलने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है। जबकि साइड के ऊपर उन्हें वहाँ पर कोई पावरफुल हीरो दिखाई देता है जो कि एस रैंक का हीरो होता है। का नाम कैंग मिनजुक होता है, दूसरे का नाम मिंजी होता है। ये दोनों ही एस रैंक के हंटर्स होते हैं। ये दोनों यहाँ पर अपने इकारिस गिल्ड के लिए किसी को रिक्रूट करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट्स आने वाले हैं। तो इन टैलेंट्स में से वो किसी को यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए आए होते हैं। उनके लिए रास्ता क्लियर किया जाता है और वो दोनों चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं, क्योंकि वो दोनों एस रैंक के हंटर्स हैं। तो इसी वजह से बाकी के सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते भी और उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं। डूजन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि ये दोनों फेमस हैं। तो चाइन कहती है क्या तुम्हें इन दोनों के बारे में नहीं पता, ये दोनों ब्रदर्स जो हैं ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, दोनों क्योंकि एस रैंक के हंटर्स हैं। और इस गिल्ड के जो टॉप 10 है उनमें से एक 7th रैंक के ऊपर और एक 10th रैंक के ऊपर है। मान डूजन अपनी स्पेशल आंखों को यूज करते हुए उन दोनों की पावर लेवल्स को वहाँ पर आंकता है और उन दोनों को आंकने के बाद कहता है ये दोनों उतने भी खास नहीं है, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करोगी 1 साल तक तुम इन दोनों से भी आगे निकल जाओगी। वो ये वाली बात करता है तो वहाँ पर पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस बंदे को क्या लगता है कि ये एस रैंक से इस लड़की को आगे बढ़ा सकता है, एस रैंक से आगे कौन जा सकता है, क्योंकि एस रैंक के हंटर से तो लिमिट होती है। जबकि चाइन वहाँ पर उसे कहते हैं कि मैनेजर प्लीज सभी लोगों के सामने इस तरह की शर्मिंदा करने वाली बातें तो ना करो, हम लोग एस रैंक से आगे नहीं जा सकते। दोनों एस रैंक के हंटर्स अंदर जाते हैं, तो जैसे तो थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मिंजू कहता है कि मिंजी हमें इस जगह के ऊपर क्यों भेजा गया है, ये एक बहुत ही गंदी और घटिया जगह है, मुझे दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आना था। मिंजी से कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को ठीक करो, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे में तुम्हारा चेहरा आ जाए, क्योंकि हम लोग फेमस स्टार्स हैं। साथ ही मिंजी से कहता है क्या तुमने देखा यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, यहाँ इस बार बहुत सारे जीनियस हंटर्स यहाँ पर आने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार हमें यहाँ पर वो बंदा मिल जाएगा जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो मिंजू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने सालों से यही बात कह रहे हो, हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं ताकि किसी जीनियस को रिक्रूट कर सके, लेकिन हमें कोई भी जीनियस नहीं मिल रहा। इसी के साथ ही मिंजी भागता हुआ सामने चला जाता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर बैठ जाते हैं, इवैल्यूएशन रूम के बाहर चल के बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वहाँ पर बाद में जगह ही ना मिले। मैं नहीं चाहता है किसी जीनियस को कोई दूसरे गिल्ड का बंदा ले जाए। जैसे वो दोनों वहाँ से अंदर की तरफ चले जाते हैं, उनके पीछे वहाँ पर हान जून को भी दिखाते हैं। हान जून उनकी बातें सुनने के बाद कहता है लगता है कि ये लोग यहाँ पर मुझे ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस बार तो इकारिस ग्रुप में मैं ही सिलेक्ट होने वाला हूँ। तब उसके साथ ही उसे कहते हैं कि हान जून तुम्हें क्या हो गया, तुम ये किस बारे में सोच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर इनके गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम अपने साथ एक्स्ट्रा डायपर्स लेकर आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर डर के मारे तुम्हारी सूसू निकल जाए। जबकि वो भी काफी गुस्सा हो जाता है। हान जून उनसे कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और देखना मैं इकारिस गिल्ड को ज्वाइन करके रहूंगा और इस टेस्ट को पास करूंगा और उसके बाद इकारिस ग्रुप में चला जाऊंगा। इसके साथ ही अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है और उन सभी हंटर्स से कहता है कि हंटर्स प्लीज एक लाइन बनाओ और सभी लोग यहाँ पर लाइन के साथ अंदर की तरफ आना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारा वैल्यूएशन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा वैल्यूएशन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे चाइन यहाँ पर अब कौन सा रैंक हासिल करने वाली है और उसकी रैंकिंग कहाँ पर जाने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।